हाय। कैसे आप लोग? एकदम मस्त। तो आज मस्त वाली फीलिंग वाली बात करेंगे हम लोग। अच्छा, इब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति का नाम सुने आप लोग? 1861 टू 1865 तक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। उसका एक मैं कोटेशन देखा आज, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप मुझे एक वृक्ष काटने के लिए 6 घंटा के समय दोगे तो मैं 4 घंटे अपने कुल्हाड़ी का धार तेज करने में लगाऊंगा। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि कोई काम में अगर सफलता चाहते हो तो उसकी बेहतरीन तैयारी होना चाहिए। तो जैसे कि आप आईआईटी करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, बोर्ड पास करना चाहते हो, तो ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर नाम का चीज जो है ना बहुत परेशान करता है फिजिक्स में। तो उसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए इस खूबसूरत सा सारे लेक्चर्स को देख जाओगे, कसम से सारे फिजिक्स के सवाल को बनाने में परेशानी कभी नहीं होगी तुझे। तो आज जो बात करेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, एकदम मस्त वाली फीलिंग आएगी। थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड का भी मजा ले लो। तो फटाफट कॉपी पेन लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि सबसे बेहतरीन नोट वही होगा जो खुद से करेंगे तैयार। स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फील लेंगे। फील तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो हम लोग बात करेंगे ना, 2D फॉर्म में बात करेंगे और 3D फॉर्म में बात करेंगे। तो फील कैसे लेंगे? तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल शुरू में यहां पर था और यहां से ये घुमक्कर पार्टिकल ए से बी पहुंच गया। मान लेते हैं शुरू में था ये ए पॉइंट पर और बाद में पहुंच गया बी पॉइंट पर। लेकिन कैसे गया पता है? इसका पाथ जो है ना कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे गया। और जिस पाथ पर गया ना वो पाथ ये है वो पाथ। इसको बोल देंगे एक्चुअल पाथ। ठीक, ये हुआ एक्चुअल पाथ। तो पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर हो जाएगा शुरू और अंत को मिलाने वाला लाइन, ये हो जाएगा ए बी। मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ए बी। यानी यहां पर ए बी ही मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट का समझने से पहले इसको जानना जरूरी है। इसको क्या हम लोग बोलेंगे? अगर ओ से ए को देखेंगे तो ओ ए वेक्टर हो जाएगा। चलो, अगर ओ से बी को देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर। बहुत अच्छा। ओ ए को क्या पढ़ेंगे हम लोग? बढ़िया समझ लो, फील लाने का कोशिश करोगे। ओ ए को हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। विथ रिस्पेक्ट टू ओ बोले तो इसका मतलब ओ हुआ ऑब्जर्वर। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओबी को क्या पढ़ेंगे? ओबी को, ये है ओबी, उसको क्या पढ़ेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बात? अच्छा एक बात बताओ, ओए बराबर को ओए को लिखेंगे क्या? ये सब आइडिया होगा। ओए को क्या लिखेंगे? ओए को लिखेंगे, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तब ना। तो मान लेते हैं कि ए का जो कोऑर्डिनेट है ना x1 है, y1 है और z1 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है ना वो मान लेते हैं x2 है, y2 है और z2 है। सही है? बिल्कुल सही। तो OA बराबर क्या लिखेंगे? OA वेक्टर। OA वेक्टर को पता है ना, कोऑर्डिनेट में x1 y1 z1 लगाते हैं ना। x1 i, y1 j, z1 k। और OB बराबर क्या हो जाएगा? OB इज इक्वल टू हो जाएगा ये क्या? x2 i, y2 j, z2 k। फील आ रही है?
OA मतलब हुआ x1 y1 z1, OB x2 y2 z2 IJK। इसको कभी कभी जो है ना क्वेश्चन में बोल देगा R1, इसको बोल देगा R2, इसीलिए R1 R2 से नहीं कंफ्यूज करोगे। कभी कभी बोल देगा क्या ये है R1 और इसको बोल देता है R2। OA OB तो नहीं है बोलेगा, R1 R2 में ज्यादा डील करता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर क्या हो गया मेरा, AB हो गया। अच्छा बोलो ये AB बड़ा वेक्टर बराबर क्या होगा। अब तक में हम लोगों ने बहुत सारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़े, सारा जोड़ने घटाने का सारा नियम सीखे। ये बराबर क्या होगा, देखो ये अगर OA है और अगर ये OB है तो ये क्या होगा। हाँ समझ में आ गया, क्या होगा, OB माइनस OA। याद रखना डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वेक्टर, यानी AB जाएगा तो OB माइनस OA। उसी प्रकार से अगर ऐसा रहता जैसे बोलता है PQ, तो PQ मतलब क्या हुआ, OQ माइनस OP। जैसे बोलता है MN, कहीं लिखा रहेगा MN, इसका मतलब हुआ ON माइनस OM। समझ में आ गया बात। अगर बोलेगा RS, इसका मतलब हुआ OS माइनस OR। कहने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी A से गया B तो B का पोजीशन वेक्टर OB और A का पोजीशन वेक्टर OA, तो OB माइनस OA। अब ये AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, बहुत आसान है, OB माइनस OA। डायरेक्ट लिखो ना। अच्छा पूरा लिखने का मन है ही, तो OB बराबर ये है और OA बराबर ये है, तो OB माइनस OA क्या होगा, ज्यादा लंबा मत करो, x2 माइनस x1 मारो फटाफट। x2 माइनस x1 आई कर देता हूं, और यहां करेंगे y2 माइनस y1 j हो जाएगा, z2 माइनस z1 के हो जाएगा। ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बोलेगा मैग्नीट्यूड बताओ, तब क्या करोगे, क्या करोगे मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, बहुत आसान है, कोफिशिएंट ऑफ आई को ये हुआ x2 माइनस x1, आई के कोफिशिएंट को स्क्वायर कर देना है, वेरी गुड। जे के भी कोफिशिएंट को स्क्वायर कर देना, y2 माइनस y1, सब पता है पहले से हम लोगों को। और यहां हो जाएगा z2 माइनस z1, टेंशन नहीं लेने का, और इसको लगा देंगे रूट, तो ये हो गया मेरा AB वेक्टर। अच्छा कभी कभी बोल देता है यूनिट वेक्टर अलोंग AB, कैसे समझोगे, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग AB, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, AB वेक्टर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग OB हो जाएगा। और इसका वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, AB बराबर देखो है ही, लिखवाना है तो लिख लो, x2 माइनस x1 आई डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड से, तो इस प्रकार से यूनिट वेक्टर अलोंग AB बन जाएगा। फील आ रही है, फील, फंडा क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB हुआ तो इसका मतलब OB माइनस OA, फटाफट, बहुत आसान है। एक छोटा सा नमूना देखते हैं सवाल का। एक बात बताओ कि अगर 2D फॉर्म में रहता और 3D फॉर्म में क्या अंतर है, तो 2D रहता ना तो खाली XY होता या YZ होता या XZ होता, दो ही कोऑर्डिनेट होता 2D फॉर्म में। और 3D में तीनों रहेगा, XYZ तीनों रहेगा, इसीलिए x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस, इसमें दो ही रहता तो 2D फॉर्म, और तीनों आ गया तो 3D फॉर्म। ये 3D फॉर्म है कि 2D फॉर्म है, 3D है, दोनों को मैं एक ही में कर दिया। तो आगे देखते हैं क्या है। एक सुंदर सा प्यारा सा सवाल देखो, कहता है एक पार्टिकल जो है ना ए से मूव करके बी पे चला गया। बहुत आसान है, पहले कहां था, पहले था ए पर, और ऐसे से मूव करते करते बी पर पहुंच गया। तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ए बी। बहुत अच्छा, तो जहां ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 4 9, ये ए है, और बी के जगह 7 7 9। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर क्या हो गया, डायरेक्ट समझ जाओ, दिमाग ज्यादा मत लगाओ फालतू का। 7 माइनस 3, डायरेक्ट लिख दो, 7 माइनस 3
आई, समझना है। 7 माइनस 4 जे, अब प्लस, अब क्या होगा 9 माइनस 9 के, तो कुल मिला के जो बन गया वो क्या बना 4i, इसको तो कोई भी लिख लेगा, तुम लोग लिख लोगे तुरंत, 3j और ये 0 के। देखो जितना पूछे ना उतने बताना है। बोल रहा था कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहा था, तो वेक्टर बोलेगा तो ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड बना कर रख दिया आंसर, वेक्टर में ही होगा, ये आंसर होगा। अगर पूछता मैग्नीट्यूड तो ए बी का मैग्नीट्यूड अगर बात करता तो क्या कर देते 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये बन जाता 5। अगर सवाल में बोलता कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए बताओ, तब इसमें बोलेगा ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, तो क्या आंसर होता, बहुत आसान था। यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी अगर पूछता ना तो क्या करते ए बी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देते। इसमें तो उस्ताद हो गए होंगे आप लोग। तो ए बी वेक्टर बराबर यहां कितना है 4i प्लस 3j है, और डिवाइड कर दे इसके मैग्नीट्यूड से, कितना मैग्नीट्यूड है 5 है। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये है पटना से गया दिल्ली, दिल्ली से गया पूना, फिर भी न मिला सजना। कैसे बनाएंगे सवाल को, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल पहले था ए पर, पहले कहां था ए पर था, और ए का कोऑर्डिनेट था 3 4 9। ए से गया बी, बी गया, अब बी बराबर 7 7 9 है, और वहां से चला गया कहां, वहां से पहुंच गया सी, सी का कोऑर्डिनेट है 4 5 9, और वहां से चला गया कहां डी। अब कहीं पर जाने तो, जहां जा रहा जाने दो, इसको रोको मत, जहां जाए उसको जाने दो। 9 8 6, और बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडी। एडी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये और ये जो, और ये जोड़ दोगे क्या, ये प्लस ये और प्लस ये, मतलब क्या एक तरीका है मूर्ख वाला मतलब बिना दिमाग लगाने वाला। बोलेगा कि एडी बराबर क्या होगा, तो बहुत लोग क्या करेगा एडी बराबर लिख देगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, और ए बी का मान निकाल लेगा, बीसी का मान निकाल लेगा, सीडी का मान निकाल लेगा। मुझे पता है कि ऐसी मूर्खता वाली काम तुम नहीं करोगे। तुम कैसे करोगे, सब एक्सपर्ट हो तुम लोग, कैसे करोगे, क्योंकि तुम पढ़ते हो ग्रेविटी फिजिक्स में, तो दिमाग, हाँ मजा आ गया। एडी बराबर क्या हो गया, एडी बराबर 9 माइनस 3, डायरेक्ट लिख देंगे ना, डायरेक्ट लिखने में क्या दिक्कत है, डायरेक्ट मार दिए। 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6i, चलेगा डायरेक्ट 6i। हाँ 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 बराबर 4, डायरेक्ट लिख दो 4j प्लस, इस तरह से ऐसा नहीं कि 9 माइनस 3 लिख रहे हैं, 8 माइनस 4 लिख रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। समय को बर्बाद करने की बात है आदत की। ये आदत जब लग जाएगी ना बुरी वाला, तो समय हमेशा ज्यादा खाओगे तुम। तो कोशिश करना है कि समय कम से कम खाए, तो डायरेक्ट लिखने का कोशिश करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे। 6 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3 के। तो इस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एडी निकल गया, ए बी नहीं एडी। मजा आया, फील आई फील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूरा फील आ जाएगी, पूरा देख लो ना।
तो पूरा फीलिंग के साथ बनाओ, फीलिंग्स के साथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है ए टू बी, हुज पोजीशन वेक्टर आर r1 एंड r2। गजब, इस बार OA OB दिया ही नहीं है, तो इसको समझने का कोशिश करो। मान लेते हैं ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस इधर कहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि पहले जब ये A पर था और A से चला गया B पर, तो जब A पर था तो उसका पोजीशन वेक्टर OA नहीं बोला है, बोला है R1। आ गया समझ में? और जब B पर था तो उसका पोजीशन वेक्टर OB हो जाएगा, B पर पहुंचेगा तो उसको बोला है R2। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे गया उससे नहीं पता, मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि कैसे गया होगा, हमको मतलब है कि ये कितना होगा ये। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो क्लियर हो गया, AB बराबर क्या होगा, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। जब भी लेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल बराबर डिस्प्लेसमेंट, यानी यहां से यहां गया तो ये हुआ फाइनल, फाइनल हुआ OB, ठीक। और ये था इनिशियल, इनिशियल हुआ OA। यहां पर OB ही R2 है और OA ही R1 है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, ये हो गया R2 और ये हो गया R1 और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो R2 माइनस R1 डायरेक्ट लिख दूं, इसमें से घटाओगे ना तो यहाँ 7i है, यहाँ पर 3i है, तो घटाएंगे तो 7 माइनस 3 जाएगा तो कितना होगा 4। क्लियर है? और उसके बाद देखो 4 यहां पर है और 4 यहां पर है, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद यहाँ 5k है ना, इसका 9k है, इसका 5k है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4k हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही बोल रहा था निकालने के लिए। मजा आ गया? नेक्स्ट देखो, बहुत ही प्यारा सा चीज बता रहा हूं, फील करने का कोशिश करोगे। कोऑर्डिनेट लिखना सीख रहे हैं हम लोग, IIT में क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन तुमसे बनवाना चाहता हूं, तुमसे, मैं नहीं बनाऊंगा, तुमको बनाना है, इसीलिए इसका फंडा फील लो। पहले तो देखो ये वाला, मान लेते हैं कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, सही है। और ये मान लेते हैं 3 है और ये बोल देते हैं 4 है। तो तुमको बताना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आता है, x और y का वैल्यू लिखना है। फिजिक्स में 3 ही डायरेक्शन होता है, x y z। फिजिक्स में कितना डायरेक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 3, x y z, i j k। चौथा डायरेक्शन इसी से निकलेगा, यानी 3 ही डायरेक्शन को याद रखोगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, 2 ही कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाई प्लेन में है ना, तो ये दूरी पहले x के तरफ चलना है, 3 ही तरफ चलना ही है, क्योंकि 3 डायरेक्शन होता है, एक x होता है, y होता है, z होता है। तो x डायरेक्शन में कितना चले, 3 चले, और y डायरेक्शन में नहीं चले, 0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x डायरेक्शन तो चले ही नहीं, y में कितना चले, 4 चले, यानी x में नहीं चले और y में चले 4। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बहुत प्यारा सा पॉइंट है, x के तरफ चले 3 और y के तरफ चले 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। समझ में आया बात? अब इसमें तुमको कोऑर्डिनेट लिख के दिखाता हूं कैसे कैसे होगा। अब मान लेते हैं कि ये वाला इधर, ये जो है ना, ये मान लेते हैं 3 मीटर, ठीक, और ये y वाला जो है ना 4 है, और z वाला जो है ना वो 5 है। तुमको कोऑर्डिनेट लिख के दिखाना है सारे पॉइंट का। पहले किसका दिखाओगे लिख के, पहले इसका कोऑर्डिनेट दिखाना है। किधर चले, सीधे चले x के तरफ, 3 ही तरफ चलना ही है, x के तरफ चलना है, y के तरफ चलना है, z के तरफ चलना है। सीधे किधर चलना है, x के तरफ चलना है, कितना चलना है 3, तो x के तरफ चले 3, और y के तरफ कहां चले, कुछ नहीं चले, 0 0, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 3 0 0। अब बोलेगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा यहां से चलना है, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, 4 चलेंगे तो y एक्सिस पर पहुंच जाएंगे। तो यहां पर x के तरफ चले, बिल्कुल नहीं चले, y के तरफ चले 4,
y के तरफ चले 4, x के तरफ पहले लिखना है x वाला, x के तरफ हो गया 0, x का हो गया 0, y का हो गया 4, z का हो गया 0। अब बोलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? सीधे z के तरफ चल गए 5, तो x के तरफ नहीं गए, y के तरफ नहीं गए, z के तरफ 5। तीन ही डायरेक्शन याद रखना, एक x होता है, एक y होता है और एक z होता है, यानी एक x होगा और एक y होगा और एक z होगा, तीनों तरफ तो चलना है। जैसे तुमको बोलेगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पहले किधर चलोगे? x के तरफ। इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए x के तरफ कितना चलेंगे? 3। अब किधर चलना है? y के तरफ। तो यहां से यहां 3 चलेंगे, तो यहां पहुंचना है, तो y के तरफ ये है ना y, तो 3 हुआ x के तरफ और y के तरफ हुआ 4, तो इसका मतलब x के तरफ 3 हुआ और y के तरफ 4 हुआ और z के तरफ 0 हुआ। सीख गया। अब बोलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले किधर चलना है? पहले चलना है x के तरफ, तब चलना है y के तरफ, फिर चलना है z के तरफ। फिजिक्स में कितना डायरेक्शन होता है? 3 ही, x y z। तो इस पॉइंट पर अगर आना है तो x के तरफ कितना चलेंगे? x के तरफ चलेंगे। इस पॉइंट पर जाना, इधर चल के क्या करोगे? डायरेक्ट, और वो भी छोटा रास्ता देखना है हमेशा। डायरेक्ट y के तरफ चलो 4 और z के तरफ चलो 5, पहुंच जाओगे यहां। x के तरफ चलने की जरूरत है नहीं, तो x के तरफ 0 और y के तरफ 4 और z के तरफ 5, 0 4 5। अच्छा बोलो बच्चा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे देंगे? एक बात और समझो, ये yz प्लेन में है ना, तो yz प्लेन में होगा और ओरिजिन वाला, यानी yz प्लेन में ओरिजिन से रहेगा, ओरिजिन उसमें इंक्लूड होगा, तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा। और उसी प्रकार से अगर z x प्लेन में रहेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएगा? x के तरफ चलेंगे 3 और y के तरफ तो चले नहीं, z के तरफ चलेंगे 5, यानी 3 0 5। समझ में आ रही बात? अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो? यहां चलना है, ऐसे 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 जा सकते हो, ऐसे 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 जा सकते हो, ऐसे 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 जा सकते हो। तो सबसे पहले x की तरफ चलते हैं। x की तरफ कितना चलेंगे? 3, और y की तरफ कितना चलेंगे? 5। ये z है, x की तरफ चलेंगे 3, y की तरफ चलेंगे 4 और z की तरफ चलेंगे 5, तो यानी हो जाएगा 3 4 5। समझ में आ रही है बात? यस। इस पॉइंट का नाम हम O दे देता हूं, इस पॉइंट का देता हूं A, नाम देता हूं OA BC DEFG। अब अगर तुमसे पूछे कि बताओ ये O हुआ और ये F हुआ, OF बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी, OF बराबर क्या होगा? OF हो गया F का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में। OF बराबर क्या होगा? 0 माइनस 0, यहां तो 0 0 होगा ना, 0 0 0, तो OF बराबर क्या होगा? 0 माइनस 0 यानी 0i, अब 4 माइनस 0 यानी 4j, अब 5 माइनस 0 यानी 5k। समझ गया बात? अब अगर पूछेगा OE बराबर क्या होगा? OE बराबर, OE पूछे तो क्या बोलेंगे? अगर OE पूछे तो सीधे सीधे बोलेंगे 0 माइनस 0i, 0 माइनस 0j, 5 माइनस 0k। लिखना होगा तो लिख सकते हो 0i 0j 0k। अच्छा बोलेगा OG बराबर क्या होगा? OG बराबर क्या होगा? O से लेके G जाना है डायरेक्ट, OG डिस्प्लेसमेंट बराबर 3 माइनस 0 3i
4 माइनस 0, अब ज्यादा मजा आ रहा होगा, डिफरेंस यानी 2 पॉइंट को ओजी करना है ना, तो जी में से ओ घटा देना है। 3 माइनस 0, 4 माइनस 0, 5 माइनस 0। अगर अब पूछता कि डीसी बताओ क्या होगा, डीसी, इसमें बोलता है कि डीसी भाई साहब क्या होगा बताइए, डीसी, डीसी, अच्छा डी यहां सी यहां, डीसी मतलब 3 माइनस 3। समझ में आ रहा है? 3 माइनस 3 हम एक बार लिख देता हूं समझने के लिए, लेकिन तुम डायरेक्ट लिखोगे 0। 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, जे आया प्लस 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 के, कुल मिला के आ जाएगा 0i 4j माइनस 5 के। फील आ रही है, फील, फील मतलब डीसी किए तो सी में से डी घटा दिए, 3 माइनस 3i, 4 माइनस 0j, 0 माइनस 5। ये छोटा सा समझ जब आ जाती है ना तो मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट एक शानदार क्वेश्चन का फील देता हूं। उस सबसे पहले तो सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने की फील लो, फील। उसके बाद एक आईआईटी में पूछा हुआ, जेईई मेन में पूछा हुआ एक क्वेश्चन दूंगा तुमको। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पता है 0 0 0 होगा। बोलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स की तरफ गए ए, तीनों देखो ए है, ए। तो ये क्या होगा? ए 0 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y बड़ा, ये y की तरफ तो a है, अब बाकी की तरफ तो है ही नहीं ना, y की तरफ a है, यानी x की तरफ 0 है, y की तरफ a है, z की तरफ 0 है। जैसे यहां पर जाना है, z की तरफ a है, x की तरफ नहीं है, y की तरफ नहीं है, z की तरफ a है। जैसे इसका क्या होगा? इसका y की तरफ a है, z की तरफ a है। देखो वहां पहुंचना है छोटा रास्ता से, जैसे ई पर पहुंचना है तो इधर आने की क्या जरूरत है, तो बहुत लंबा घूम जाएंगे। सबसे छोटा रास्ता 2 या 3 बार में पहुंचना चाहिए। सबसे पहले देखो 1 बार में पहुंच रहा है, नहीं तो देखना है 2 बार में पहुंच रहे हैं, और 2 बार में नहीं पहुंचा तो 3 बार में देखना है पहुंच रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर तो 2 ही लपेटा में पहुंच जाएंगे। y की तरफ चलेंगे a और z की तरफ चलेंगे a और x की तरफ चलेंगे 0। समझ में आ गया? और यहां पर क्या होगा? कितना लपेटा लगेगा? y के z की तरफ a और x की तरफ a। तो पहले x से ले लेता हूं, x की तरफ a, z की तरफ a। y की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, x की तरफ a, y की तरफ 0, z की तरफ a, x की तरफ a और z की तरफ a। सीखना है, सीखना। अब बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x की तरफ a और y की तरफ a, x की तरफ a और y की तरफ a और z की तरफ 0। समझ में आ रहा है? और इसका कोऑर्डिनेट तो क्लियर है, x y z तीनों a हो जाएगा, कोना में है a, x की तरफ a, y की तरफ a, z की तरफ a, x की तरफ a, y की तरफ a, z की तरफ a, x की तरफ a, z की तरफ a और y की तरफ a। किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अब जो एग्जाम में पूछा है ना, वो क्या पूछा है? देखो यहां पर एक पॉइंट है G, यहां पर एक पॉइंट है G, G कहां पर है? ओ बी ए डी के सेंटर पर। G कहां पर है? G इज सेंटर ऑफ OABD। और यहां पर एक H है, H कहां पर है? H जो है ना वो पीछे वाला दीवार देख रहे हो, पीछे वाला दीवार का सेंटर है। तो सवाल में बोल रहा है कि AH बराबर GH बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले G का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। G देखो किस प्लेन में है? G देखो XZ प्लेन में है।
तो जी अगर एक्स जेड प्लेन में है तो वाई बराबर 0 होगा, और सेंटर पर है तो इसका मतलब पूरा ए तो नहीं चलना है, आधे चलना है। तो सेंटर पर का मतलब आधा एक्स आधा जेड। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग से एक फ्रेश फिगर बना देता हूं। इस जी का कोऑर्डिनेट, जी जो है ना देखो, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए बी ओ डी, ए बी ओ डी का सेंट्रल पॉइंट है। ये तो एक्स जेड प्लेन में है, तो एक्स जेड प्लेन में रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, और एक्स और जेड सेंटर पर है, मतलब पूरा ए नहीं जाना है, a/2 ही रहेगा एक्स, और जेड भी a/2 ही रहेगा। ऐसे करके समझ सकते हो। यानी यहां पहुंचना है तो पहले एक्स में चलेंगे कितना, a/2, जेड में कितना चलेंगे, a/2। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो, वाई की तरफ चलने की जरूरत है क्या, नहीं, सिर्फ एक्स जेड चलना है, और वो भी सेंट्रल पॉइंट है। तो कितना चलेंगे, पूरा चलोगे, पूरा चल के फिर ऐसे चल के फिर लौटेगा तो ये प्लस ए हो जाएगा, और फिर यहां से तो माइनस ए हो गया, बराबर बात हो जाएगा। तो उतना चलने की क्या जरूरत है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक्स की तरफ इतना चलो, वाई की तरफ इतना चलो, ऐसे चलो और ऐसे चलो, पहुंच जाओगे। a/2 a/2, एक्स का वैल्यू कितना लेंगे, a/2, एक्स का वैल्यू a/2 लेंगे, और जेड का वैल्यू कितना लेंगे, a/2 लेंगे, तो वाई का वैल्यू कितना ले लेंगे, 0। समझ में आ रहा है बात, जी का कोऑर्डिनेट। उतने बहादुर हो तो बी ई एफ ओ, एफ इसको मान लेते हैं, इसका सेंटर है एच, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका तो समझ में आ गया, a/2 0 a/2, यानी इसका हो जाएगा, लिख दिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका 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 ये हो गया एच। देखो वाई जेड प्लेन में है, एक्स 0 होगा, वाई जेड पीछे वाला प्लेन, पीछे वाला दीवार, तो पीछे वाला दीवार में जाना है हमको, यहां बीच में जाना है, तो वाई की तरफ a/2 और जेड की तरफ a/2, ऐसे ऐसे चलेंगे और ऐसे ऐसे पहुंच जाएंगे। तो वाई की तरफ a/2 और जेड की तरफ a/2, एक्स की तरफ बिल्कुल नहीं चलना है, ये रहा ये रहा ये रहा। तो क्या जीएच वेक्टर निकल जाएगा, जीएच वेक्टर लिख देता हूं मैं, 0 a/2 और a/2। तो जो जेई मेन में पूछा था ना, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लो कैसे पूछा है। देखो दिमाग शांत करके देखो, ये साइड ए है और ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जेई मेन 2019, इन द क्यूब ऑफ साइड ए, ये क्यूब है जिसका साइड ए है, shown in figure, the vector from the central point of the face ABOD to the central point of the face BEFO will be। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब कहना चाह रहा है कि फोटो दिया हुआ एग्जाम में, ये GH बराबर क्या होगा, ये निकालना है तुमको, बहुत आसान है। जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से बताओ, जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऐसे करके एरो देता हूं। जिस जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ये किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका मतलब एक्स बराबर हाफ होगा और जेड बराबर हाफ होगा, एक्स बराबर हाफ ए और वाई बराबर 0 और जेड इज इक्वल टू हाफ ए। बहुत बढ़िया। एच का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच वाला, एच का कितना होगा, ये देखो किस प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड, तो इसका मतलब वाई की तरफ हाफ होगा और जेड की तरफ होगा, सेंट्रल है ना, सेंटर पर, मतलब पूरा ए नहीं जाना, आधा ए जाना है, और फिर पूरा ए नहीं जाना है, आधा ए जाना है। तो एक्स की तरफ 0 और वाई की तरफ a/2 और जेड की तरफ a/2, यानी 0 a/2 a/2, यानी जी कितना आ गया, जी का मान आ गया a/2 0 a/2 आ गया, और h का कितना वैल्यू आया, h का कोऑर्डिनेट 0 a/2 a/2। तो GH बराबर क्या होगा, 0, GH मतलब 0 माइनस a/2 क्या होगा, GH बराबर, अपने से चुनो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से प्रयास करना है, वीडियो पॉज करना है, पहले बनाना है, नहीं बनेगा तो देखना है। ओके।
0 माइनस ए बटा 2 लिख दूं डायरेक्ट, ए बटा 2 लिखाना है तो लिखो 0 माइनस ए बटा 2 आई, बहुत बढ़िया। ए बटा 2 माइनस 0 जे, ए बाय 2 माइनस 0 जे प्लस ए बाय 2 माइनस ए बाय 2, ए बाय 2 माइनस ए बाय 2 आ जाएगा के। तो इस प्रकार से जी एच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बटा 2 आई माइनस ए बाय 2 आई और फिर ए बटा 2 जे, ए बाय 2 जे, और ये तो 0 के होगा, इसको छोड़ देता हूं मैं। ए बाय 2 को कॉमन ले लेते हैं, ए बाय 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये यहां आ जाएगा जे और यहां हो जाएगा आई, जे माइनस आई। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ये हुआ राइट आंसर। मजा आया, फील आई फील, समझ में आया। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन बताता हूं आईआईटी एडवांस का, कसम से मजा आ जाएगा। अगला सवाल बनाने से पहले कुछ फील ले लो, फील। पहले एक बात बताओ, अगर एक वेक्टर ये ए है, कोई नया चीज नहीं पढ़ाऊंगा, अगर एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर अगर ये बी है और दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो क्या ए बराबर बी लिखेंगे? ए बराबर बी लिख सकते थे जब दोनों का लंबाई भी बराबर होता, डायरेक्शन भी सेम होता। डायरेक्शन तो सेम है लेकिन लंबाई दोनों का अलग अलग है ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये हो गया गलत। तो सही होगा कि ए के तरफ यूनिट वेक्टर बराबर बी के तरफ यूनिट वेक्टर को बराबर कर देना। समझ में आया बात? एक छोटा सा सवाल भी ले लेते हैं, है ना, एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मजा आ जाएगा तुमको। देखो एक क्वेश्चन लिखा हूं तुम्हारे लिए, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहे, देखो कह रहा है कि ए दिया हुआ है, ध्यान से देखो, प्यार से देखो, सुंदर से देखो। ए दिया हुआ इतना और बी दिया हुआ इतना, और कहता है कि सी निकालो सच दैट, मतलब इस प्रकार कि सी का जो मैग्नीट्यूड होगा और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यानी सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। गिवन है, लिख देता हूं क्या क्या कह रहा है। तो इसका मतलब हुआ सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और कुल मिला के करेंगे तो 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, और ये हो जाएगा 13। पहला क्लियर हो गया, सी का मैग्नीट्यूड बी के बराबर होगा, और बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ सी इज अलोंग ए। अच्छा, सी का जो डायरेक्शन है ए की तरफ है, यानी डायरेक्शन ऑफ सी इज अलोंग किधर, डायरेक्शन ऑफ सी इज अलोंग ए। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हो गया ये सी का डायरेक्शन और ए का डायरेक्शन एक ही है। निकालना है सी, तो सी का डायरेक्शन अगर ए के बराबर है तो हम कैसे लिखेंगे, सी के तरफ जो यूनिट वेक्टर था ऐसे लिखते हैं, और ए के तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया बात? 80 निकालना है तो बी का मान तो मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड सी के बराबर है, तो सी का यहां रख देता हूं सी, और सी का मैग्नीट्यूड कितना है 13 ले आए हैं 13, और ए की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा 3i4j। इस तब तो हम लोग अब माहिर हो गए हैं, 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 3 स्क्वायर जो 4 स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 13/5 3i प्लस 4j। थोड़ा सा फील आया, फील। दो वेक्टर जब एक ही डायरेक्शन में होता है ना, तो दोनों वेक्टर बराबर हो या ना हो, दोनों का यूनिट वेक्टर बराबर कर देंगे, इससे आसानी से सवाल बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं मैं, ये सवाल तो और मजा दे देगा तुमको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पार्टिकल है
जो 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी वेक्टर बताओ। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बताया कि v का मैग्नीट्यूड तो दे दिया है, डायरेक्शन बताना, यानी v का यहाँ क्या दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अब v वेक्टर का फॉर्म में बताना है, तो यहाँ क्या देख रहे हो, v का डायरेक्शन और r का डायरेक्शन एक ही है, तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या v बराबर r लिख दूं, v बराबर r लिख दे। v बराबर r क्यों लिखोगे रे, क्यों लिखोगे v बराबर, दो वेक्टर कहीं बराबर हो, अलग अलग बिल्कुल नहीं। लेकिन ये के बारे में बोलो, v का डायरेक्शन r का डायरेक्शन क्या एक ही होगा, हाँ एक ही डायरेक्शन में है ना। तो डायरेक्शन मतलब फिजिक्स में डायरेक्शन बोले तो समझना है यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब हुआ कि v का वेक्टर बटा v का मैग्नीट्यूड से कर देंगे r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यस, तो v का मान यहां से निकल जाएगा, v बाय v का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 10 और यहां r दिया हुआ है 3i4j5 के, लिख देता हूं मैं 3i4j5 के, बहुत यूज होता है 3i4j5 के। इसका मैग्नीट्यूड तो करने आता है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, सबको रूट करेंगे, कर लोगे 5√2। तो इस प्रकार से ये 5 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आएगा, गुना भाग आता है करने, 5 × 2, फिर वो √2 से कैंसिल हो कर √2 बच जाएगा, तो √2 × 3i4j5 के। तो समझाना मैं यही चाह रहा हूं कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों का यूनिट वेक्टर को बराबर कर दोगे, उसके बाद जो करना है कर ले। नेक्स्ट, ये सब छोटी छोटी बात तो क्लियर होगा ना, रिव्यू कर लेते थोड़ा सा कि अगर एक वेक्टर ये a है और अगर ये वेक्टर b है, तो ये मेरा x बराबर क्या होगा, उस्ताद बने हो कि नहीं, ये x बराबर b माइनस a हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं, कैसे समझा देता हूं मैं, एक बार और ले लो, ये a रहा और ये b हुआ और ये बोलेगा x होगा, तो पॉलीगॉन लो पता है ना, +a + x - b +a + x - b = 0। तो इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा, x = b - a। ये तो पता है, जैसे कि अगर बोलेगा कि ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है और ये बराबर क्या होगा, तो पता है ये बराबर क्या होगा, v2 - v1 हो जाएगा। ये सब तो फंडा पता है। अब उस सवाल की तरफ चलते हैं जो IIT एडवांस 2017 में पूछा हुआ है। रेडी हो जाओ कॉपी पेन लेके और उसको प्रयास करो बनाने का, बहुत ही कठिन सवाल है, बनेगा नहीं तुमसे पक्का, चैलेंज चैलेंज। इस चैलेंजिंग सवाल को बनाओ, क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 वेक्टर्स p q r, एक वेक्टर है p, दूसरा वेक्टर है q और तीसरा वेक्टर है r, ये है r, ये दिया हुआ है r बराबर q - p, यानी ये r बराबर q - p दिया हुआ है। ओके, लेट s बी एनी पॉइंट ऑन वेक्टर r, ये वेक्टर r पर s कोई पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड s इज, ये दिया हुआ है p एंड s, यानी ps बराबर दिया हुआ है कितना, ps का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, b का मैग्नीट्यूड और r का मैग्नीट्यूड। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको बोलेगा ps वेक्टर बताओ तो कैसे निकालेंगे, निकालना पड़ेगा, और जब ps वेक्टर निकल जाएगा तो ps बराबर क्या होगा, s - p कर देंगे, काम होने का चांस लग रहा है।
लेकिन पी एस का डायरेक्शन आर के तरफ है, ये समझ में आ रहा है, पी एस का डायरेक्शन आर के तरफ है, ये ध्यान से देखो, देखो तो पी एस इज अलोंग आर, चलो एक एक करके देख के रखो क्या क्या समझना है। तो कहता है द जनरल रिलेशन अमॉन्ग पी क्यू आर पी क्यू एस बराबर क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, क्या रिलेशन होगा। तो बोल रहा है कि ये पी एस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, अब पी एस को अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दें और वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद पी एस बराबर एस माइनस पी लिख दें तो हो सकता है मजा आ जाए। कुछ करना क्या है ना, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करनी है और बनेगा तुमसे, देखते हैं नहीं ना। अच्छा बोलो, अच्छा एक बात बताओ, पी एस का डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और आर के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बराबर कर दें, पी एस का डायरेक्शन और आर का, यही पी क्यू बराबर आर है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है दिया हुआ क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हुआ कि पी एस वेक्टर अगर बोले निकालने के लिए तो पी एस वेक्टर बटा पी एस का मैग्नीट्यूड बराबर आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो पी एस वेक्टर बराबर क्या आएगा, पी एस वेक्टर बराबर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आर हुआ, इज इक्वल टू क्या करेंगे, वेक्टर आर बाय वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो ये आर से आर मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, पी एस वेक्टर बराबर क्या बन गया, पी एस वेक्टर बराबर क्या हो गया, पी एस वेक्टर बराबर ये आर से आर के बी इंटू आर हो गया। अच्छा ये वाला बन गया। अब इसी से तो सब काम हो जाएगा, पी एस बराबर क्या हो जाएगा, एस माइनस पी और आर बराबर क्यू माइनस पी, क्या आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, लगता तो है आ जाएगा। यहां पर कर देता हूं मैं, यहां देखो इस जगह में कर देता हूं। तो क्या आया है, पी एस खुद से करोगे तो ज्यादा मजा आएगा, आई इज इक्वल टू बी इंटू आर कर लोगे। अब पी एस बराबर क्या लिखेंगे, एस माइनस पी, एस माइनस पी, पी एस बराबर एस माइनस पी इंटू बी और आर वेक्टर बराबर क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी। किसको निकालना, एस निकालना है, एस बराबर सब में देखो दिया हुआ एस एस एस, इस एस को एक जगह छोड़ देता हूं, तो ये एस बराबर पी, देखो इधर है पी, तो ये एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर एस इज इक्वल टू ये पी इधर आया प्लस बी क्यू माइनस पी, बी पी, ये हो जाएगा बी पी माइनस बी पी। यहां से क्या करोगे, यहां से दोनों में p कॉमन है तो p कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी आ जाएगा, s इज इक्वल टू अगर p कॉमन लेंगे तो 1 माइनस बी ना आ जाएगा, 1 माइनस बी, यहां से p कॉमन लेंगे तो यहां 1 माइनस बी, यहां से बी क्यू बना था, बना था, बन गया था तो मस्त मस्त रहो, मजा आया। तो प्यारे बच्चों आज के वेक्टर को यही एंड कर देता हूं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।